हेलो एवरीवन। तो ये सेकेंड नंबर टेस्ट है हमारा। धी आईएएस का ही है और आरओ प्रीलिम्स का ही है। तो बारिश हो रही है और काफ़ी टाइम कम बचा, क्रूशियल टाइम चल रहा है। तो आप ना प्रैक्टिस को करते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए, भारत में सिविल सेवा का जनक। बी, भारत में पुलिस सेवा का जनक। एंड डी, थर्ड, भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन। उपरोक्त उपाधियां ऑब्लिक सृजन किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी, वारेन हेस्टिंग। सी, रॉबर्ट क्लाइव। या डी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये लोग गवर्नर इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ काम किए होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे भी। जैसे कि प्रेस पे बाउंडेशन लगाना है ना, बंगाल का विभाजन करना। तो बहुत सारे काम तो इन्होंने गलत ही किए हैं, पर क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं तो हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 93 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे, मतलब उनका 1786 से 93 का कार्यकाल रहा है ना। कुछ कुछ साल का कार्यकाल रहता था, तो ये इनका कार्यकाल इतने समय तक रहा। इसके दौरान इन्होंने पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति का नियम निकाला। इसी के द्वारा भारत के शासन, न्याय एवं राजस्व व्यवस्था में कई सुधार किए। तो ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे, जिन्होंने ये तीनों काम ही किए। और भी काम किए, पर जो तीनों यहाँ पर दिए गए हैं तीन ऑप्शन में, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। आपको पता है कि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तो जब लोगों पर ज़्यादा दबाव बनता था ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो वो लोग भारत को छोड़ के अन्य देशों में रहते थे और वहाँ से अपने कामकाज को बढ़ाते थे, है ना। ऐसा हम लोग भी करते हैं ना कि कई बार बाहर हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कुछ काम है तो हम वहीं से भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है, ऑनलाइन या इस तरीके से। तो उसी तरीके से कुछ लोग करते रहते थे। ऑप्शन ए, मैडम भीकाजी कामा। बी, एम बरकतुल्ला। थर्ड, VVS अय्यर। या डी, MN रॉय। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। या डी, उपरोक्त सभी। तो मैडम भीकाजी कामा एवं बरकतुल्ला, VS अय्यर तथा MN रॉय, ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई। परिणति का मतलब होता है कि उसके परिणाम स्वरूप, है ना। अगर कोई काम किया उसका परिणाम गलत हुआ या उसके परिणाम स्वरूप, तो वही पूछ रहे हैं। ऑप्शन है लाहौर षड्यंत्र केस। बी, काकोरी षड्यंत्र केस। सी, हावड़ा षड्यंत्र केस। या डी, दिल्ली षड्यंत्र केस। फैक्ट आर में खूब पूछते हैं, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कुछ फैक्ट PCS में भी पूछते हैं, UPSC में फैक्ट कम पूछते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखने इसमें आते हैं, तो फैक्ट हमें ध्यान रखना है। तो देखो, केंद्रीय असेंबली में जब बम कांड हुआ था ना, सैंडर्स की हत्या हुई थी, तो उसके शामिल अभियुक्तों पर चलाया गया मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका और भगे नहीं वहाँ से, फिर इनके ऊपर केस चलाया गया, इन्हें पकड़ लिया गया, तो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में, परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई थी, है ना। तो आपका ऑप्शन ए, लाहौर षड्यंत्र केस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया गया था। ऑप्शन ए, सर। बी, नाइटहुड। सी, कैसरे हिंद। या डी, लॉर्ड। देखो, सर राय बहादुर करके है, वो जमनालाल बजाज जी ने त्याग किया था। यहाँ पर जमनालाल बजाज हो जाएंगे, यहाँ पर महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका जो, ठीक है। तो नाइटहुड की जो उपाधि वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा त्याग कर दिया गया था। और सर शंकर नायर ने गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्याग दे दिया था। तो कई बार एक क्वेश्चन बनता, मैंने उस टेस्ट सीरीज में भी बताया था, कई बार महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज और सर शंकरन नायर तीनों लोगों के बारे में पूछ लेते हैं। तो फिलहाल जो हमारा ऑप्शन है वो बी है, नाइटहुड।
लेकिन मैंने आपको ये तीनों के बारे में भी बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वेदों में से, है ना, तो पूछा है कि किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी, ठीक है। किस एक की, निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। ऑप्शन है सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, या डी अथर्ववेद, ठीक है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी यहाँ पर सही हो जाता है, ऋग्वेद में, ठीक है। वैदिक काल में नहीं हुई थी, ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ऑप्शन है सुत्त पिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक, या डी इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन खूब आता है। तो बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं। इनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। इनमें से सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है। ये तीर्थ हैं और ये प्रमुख है। ऑप्शन ए अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, बी सूनाध्यक्ष, बूचड़ खानों का अध्यक्ष, 3 सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, बी फर्स्ट और सेकंड, सी सेकंड और थर्ड, या डी उपरोक्त तो सभी, ठीक है। तो देखिए, मौर्य काल में शासन की सुविधा हेतु केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था। इन्हें तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के सभी दिए गए युग्म। तो यहाँ पर जो उपरोक्त डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये मौर्य काल के बारे में जो नाम है ये मौर्य काल में प्रयोग होते थे, तो इनको ध्यान रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, याद रखने से थोड़ा ये फ़ायदा कि आपने देखो दीवान कोही को कितनी बार क्वेश्चन में देखा है ना। तो ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं, हर बार बन जाए जरूरी नहीं, पर बनते रहते हैं, तो फिर हमें रिस्क नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान है। ऑप्शन है सती प्रथा पर प्रतिबंध, बी रॉलेक्ट अधिनियम, सी वुड डिस्पैच, या डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इनको सन के हिसाब से अगर याद रखेंगे तो ऊपर से नीचे या आगे से पीछे कैसे भी ऐसे पूछ लेता है कि पहले कौन सा साल में कौन सा अधिनियम आया, ठीक है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हमें आंसर नहीं याद है, मतलब उसके ईयर नहीं याद है, तो हम ऐसे गेस कर सकते हैं। और सती प्रथा, 2 चीज़ें। अब इनमें ये नहीं कन्फर्म है कि रॉलेक्ट एक्ट पहले आया या सती प्रथा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप जब इतिहास की घटनाओं को याद करोगे तो कन्फर्म हो जाएगा, है ना। देखो, सती प्रथा हमारा आता है 1829, ठीक है। तो ऐसे ही कंफर्म हो जाएगा कि आपका कौन सा पहले होगा। मैं कुछ कुछ गेस करके बता रही हूँ, फिर बाद में हम आंसर को चेक कर लेंगे, ठीक है। 1829 में आपका आता है सती प्रथा। उसके बाद आता है आपका वुड डिस्पैच 1854, ठीक है। इसके बाद में आता है, देखो सबसे पहले जो इन्होंने पूछा कि सबसे अंतिम स्थान कौन सा है, ठीक है। हम इस तरीके से देख लेते हैं। सती प्रथा हमारा 1829 में आता है। रॉलेक्ट अधिनियम 1919 में, ये सबसे पीछे आता है। 1854 में हमारा वुड डिस्पैच आता है और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। अगर सबसे अंतिम में पूछेगा तो रॉलेक्ट अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने ईयर वाइज चीज़ों को क्लियर कर लिया है। तो इसका आंसर जो अंतिम स्थान आएगा वो रॉलेक्ट अधिनियम का आएगा 1919, ठीक है। बाकी चीज़ों को दे दिया, आप अच्छे से देख लेना। पीडीएफ को भी आप देख लेना, तो पीडीएफ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे। ये भी क्वेश्चन खूब आता है, थे और नहीं थे दोनों, ठीक है। ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, उसी को टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया गया है, ये आया था। तो सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी जो तुलसीदास जी थे वो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने पूछा है नहीं थे, ठीक है। तो बी हो जाएगा बाबर के, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा बाबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है डेविड हेयर, बी राजा राम मोहन राय, सी जोनाथन डंकन, या डी राधाकांत देव। देखो, जो वाराणसी में हिंदू कॉलेज बना था उसकी स्थापना जोनाथन डंकन, ठीक है। ये तो खूब आया है
कि हिंदू संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज राजधानी थी। ऑप्शन है देवगिरी के यादव शासकों की, बी परमार शासकों की, सी मैत्रक शासकों की, या डी मौखरी शासकों की। तो आपको पता ही है कि मिडेवल काल में बीच में कन्नौज काफ़ी सत्ता का केंद्र रहा। तो मौखरी वंश के शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा प्रमुख थे और इनकी राजधानी कन्नौज थी। इस वंश की स्थापना उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद हुई थी। ठीक है, तो डी हो जाएगा मौखरी शासकों की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में रचनाएं हैं और सूची सेकंड में रचनाकार हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कुमार पाल चरित, राजशेखर, बी कर्पूर मंजरी, जयचंद सूरी, सी ललित विग्रह राज चंद्रबरदाई, डी पृथ्वीराज रासो सोमदेव। ठीक है, ये हमारा कोड दिया गया है तो इसी से हमें आंसर निकालना है। देखो, ये तो पता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना जो की थी वो चंद्रबरदाई ने की थी। D3 एक ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। A2 आपका हो जाएगा कुमार पाल चरित, जयचंद सूरी, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। ठीक है, ललित विग्रह राज सोमदेव और आपका कर्पूर मंजरी राजशेखर। तो इस तरीके से हमारा आंसर पहले भी आ गया था, लेकिन ऐसे हमने टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए यह द्रविड़ शैली में निर्मित है, मतलब मंदिर। बी इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो नीचे कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, कैलाश मंदिर के बारे में बात हो रही है। तो कैलाश मंदिर एलोरा के बारे में ये शैलकत स्थापत्य का आश्चर्यजनक माना जाता है, यानी कि इतना बढ़िया कट करके बनाया गया केव को, यानी जो गुफाएं होती हैं कि देखते ही बनता है। तो सी ऑप्शन यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। उस समय में जब मशीनें इतनी नहीं थी और तो ये बहुत सुंदर बना है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मध्यकालीन संत हैं और ये कार्य क्षेत्र है। शंकरदेव असम, मलूकदास राजस्थान, नरसिंह मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो इन्होंने पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो मलूकदास जी के बारे में आपने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा होगा आई थिंक। इनका जो क्षेत्र है वो राजस्थान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र है। ठीक है, कड़ा इलाहाबाद या प्रयागराज। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पर शायद मतलब कि जो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मलूकदास जी का कड़ा इलाहाबाद या प्रयागराज में क्षेत्र है या जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी नसीरुद्दीन महमूद, या डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, राज्यारोहण हुआ उसके बाद में ही उनका सल्तनत काल का युग शुरू हो गया है ना। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर 1316 यानी ईस्वी के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। ये प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी शासक था। अमीर खुसरो ने इसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा था। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि मुगल काल में मदद ए माश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन है इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था, बी ये भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी। नेक्स्ट है कि ग्राही के पास यह भूमि अनुवांशिक रूप से रहती थी, यदि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो मुगल काल में मदद ए माश के बारे में बताना है। मुगल काल में मदद ए माश के संबंध में जो आपके तीनों कथन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, बी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़,
सी मेयो कॉलेज दिल्ली या डी दिल्ली कॉलेज दिल्ली। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ब्रिटिशर्स बिना लालच के या लाभ के कोई काम नहीं करते थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता की स्थापना की गई थी ना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में जो की गई थी, उसका मेन जो या मुख्य उद्देश्य ही यही था कि अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। और कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। ये समाचार पत्र है और ये भाषा है। ऑप्शन है भारत मित्र हिंदी, बी प्रजा मित्र गुजराती, सी राष्ट्रमत मराठी, डी नायक अंग्रेजी। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो नायक की जो भाषा थी वो बंगाली थी। यहाँ पर जो आपका ये डी ऑप्शन है नायक, इसकी अंग्रेजी भाषा नहीं थी, इसकी बंगाली थी। ठीक है, ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राजा राममोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया था। यह अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन है वर्ष 1829 में, बी वर्ष 1826 में, सी वर्ष 1830 में, या डी वर्ष 1831 में। ठीक है, तो राजा राममोहन राय जी बहुत धार्मिक मतलब कि धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किए गए थे और ये अधिनियम 1826 में पारित हुआ था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1826 से संबंधित है। इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी ईसाई की सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं या संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है वेद समाज, बी मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, 3 एशियाटिक सोसाइटी, 4 प्रार्थना समाज, 5 तत्वबोधिनी सभा। ये हमारे कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1, 4, बी 5, 3, 1, 2, 4, सी 3, 1, 5, 2, 4, या डी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हमें इनकी जो स्थापना वर्ष है या जब जब जो संगठन प्रकाश में है उनके हिसाब से बताना है। देखिए एशियाटिक सोसाइटी जो है उसके जो संस्थापक है विलियम जोन्स हैं और 1784 में आई। ठीक है, आपकी जो एशियाटिक सोसाइटी है वो 1784 में आती है, यानी कि 3। अब 3 2 जगह है ना, 2 ऑप्शन में पहले दिया, तो हमें 1-2 चीज़ें और आनी चाहिए तभी हमारा आंसर आएगा। तत्वबोधिनी सभा के बारे में सुना होगा, तो ये देवेंद्र नाथ ठाकुर जी के द्वारा मतलब संस्थापक हैं 1839 में। ठीक है, 1839। तो पहले 3 फिर 5, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ गया। आगे की चीज़ें और देख लेंगे तो ऐसे कंफर्म हो जाएगा। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, फैक्ट आते हैं, इसलिए फैक्ट को बताना पड़ता है और याद भी करना पड़ेगा, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये विदेशी यात्री हैं और ये शासक हैं। ऑप्शन ए अल मसूदी महिपाल प्रथम, बी रॉल्फ फिच अकबर, सी डोमिंगो पायस अच्युतदेव राय, डी फ्रांसिस्को पेलसार्ड जहांगीर। इसमें भी कोई एक सही सुमेलित नहीं है। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था और ये विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। जो सी है ये कृष्णदेव राय के शासनकाल के समय आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाप हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है शारदा नदी काली गंगा, बी नुब्रा नदी, सी मंदाकिनी, डी मानस। ठीक है, तो किस नदी का उद्गम स्थल है। देखिए इस तरीके से भी आते हैं। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जो मिलाप हिमनद है उससे शारदा नदी यानी कि काली गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, शारदा काली गंगा का उद्गम होता है। नुब्रा नदी के बारे में देख लो, जो ये निकलती है इसका सियाचिन ग्लेशियर से। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से, जो आपने सुना है वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है और कितनी प्रॉब्लम होती है हमारे जवानों को। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से। मंदाकिनी का उद्गम स्थल पता है, ये सुमेरु ग्लेशियर से। ठीक है ना।
सुमेरु ग्लेशियर से। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन है दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। बी मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। सी मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। डी सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन अपने आप में सही है। मैं ऐसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने मेघालय के बारे में मालूम है और ये भी मालूम है। ठीक है, दंडकारण्य का, मालवा का भी मुझे कन्फर्म ही है, तो इसलिए मैं एक बार डी बता देती हूँ, फिर आंसर देख लेती हूँ पहले। हाँ, आंसर आपका भी डी ही है, तो इस तरीके से डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन है नागरकोइल, बी कन्नूर, सी जंजीरा या डी सिंधुदुर्ग। हाँ, इस तरीके से भी आते हैं, पर कई बार नहीं हमें याद होता। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो आपका सबसे उत्तर में पहले जंजीरा है, फिर सिंधुदुर्ग है, फिर कन्नूर है और फिर इसके बाद में नागरकोइल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, सबसे दक्षिण में नागरकोइल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना की संधि 1817 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी। ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1870 ईस्वी में ये संधि हुई थी। ये किसका परिणाम थी, क्योंकि युद्ध भी हो रहे थे ना। तो देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1870 या 80 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव सेकंड पराजित हुए तथा उसने अंग्रेजों से पूना की संधि कर ली थी। ठीक है ना, तो सी हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसका ही ये परिणाम थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, कारण सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, एंड डी ए गलत है परंतु आर सही है। देख लेते हैं। तो देखो, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कथन ए कारण आर की सही व्याख्या करता है। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते ही दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय हैं या पत्थर, धूल, बर्फ एवं गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं। ठीक है, तो 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ये जनजाति है, ये अवस्थिति है। खस अरुणाचल प्रदेश, तमरिया झारखंड, सी लिम्बूस तमिलनाडु या डी अंगामी असम। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है। तमरिया झारखंड, खस उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। खस आपकी जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसके बाद में आपकी लिम्बू सिक्किम और अंगामी नागालैंड। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, केवल तमरिया, बाकी गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं। ऑप्शन ए जौ, चना, मटर, सरसों, बी चावल, चना, ज्वार, सरसों, सी बाजरा, गेहूं, आलू, मक्का या डी तरबूजा, मटर, आलू, मक्का। देखो, इसमें अगर नहीं समझ में आया ना तो आप ऐसे एलिमिनेट कर लो। तरबूजा और ये जो मक्का है ये आपका रबी में आता ही नहीं, ये बारिश के सीजन में आता है, यानी कि खरीफ या जायद वगैरह में आता है। ठीक है, ये इसमें रबी में आएगा ही नहीं, रबी में ठंडियों की चीज़ें आएंगी, ये ऐसे ही डिस्कनेक्ट हो, मतलब कि कट जाएगा आपका। बाजरा, गेहूँ, आलू, मक्का, इसमें मक्का है, बारिश की फसल है, ये नहीं होगा। चावल भी आपकी बारिश की है, तीनों देखो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं देख लेती हूँ। रबी फसलों का सही समूह है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू। ठीक है, तो इस तरीके से आलू सरसों तो होगा, चावल है अगर, और इसके बाद में मक्का है, इसमें भी मक्का तरबूज है तो नहीं होगा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है। ऑप्शन है मणिकर्ण, बी कुड़ाई कुनाल, सी तप्तापानी, डी वज्रेश्वरी। तो इसमें से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है। ठीक है, देखिए, कुड़ाई कनाल तमिलनाडु में स्थित ताजे जल की एक मात्र मानव निर्मित झील है।
मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, तप्तापानी ओडिशा, वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित गर्म झरने हैं। तो यहाँ पर कोडाई कनाल आपकी एक कृत्रिम झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। ऑप्शन है यूरेनियम उत्खनन के लिए, बी कोयला उत्खनन के लिए, सी हीरा उत्खनन के लिए, या डी सोना उत्खनन के लिए। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वहाँ काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित जादूगुड़ा आपका यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सौर कलंक चक्र यानी कि सन स्पॉट साइकिल औसत कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है 21 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 15 वर्ष, या डी 25 वर्ष। ये भी क्वेश्चन इस तरीके का आयोग खूब पूछा है, 11 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन है कनारी धारा, बी फॉकलैंड धारा, सी हम्बोल्ट धारा, या डी लेब्राडोर धारा। इसके भी क्वेश्चन खूब आते हैं और याद ही होना चाहिए। तो हम्बोल्ट या पेरू धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। मानसून को प्रभावित करने वाली अल नीनो और ला लीना परिघटना का संबंध भी इस धारा से है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका हम्बोल्ट या पेरू की धारा। ठीक है, बाकी चीज़ें करंट PDF से ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपकी मर्जी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन है बोलीविया, बी नामीबिया, सी चिली, डी मेडागास्कर। तो नहीं गुजरती है ये पूछ रहे हैं। देखो मकर रेखा गुजरती है ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा एवं नामीबिया। ठीक है, तो बोलीविया यहाँ पर बचता है जिससे ये नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, बी भूकंपीय तरंगों को जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। असत्य कथनों को चुनना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। पहली बात तो यहाँ पर असत्य कथनों को चुनना है। ठीक है, इन्होंने बदल दिया, भूकंप का जहाँ सर्वप्रथम उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। इन्होंने क्या कर दिया कि भूकंपीय तरंगों को जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, ये ऑप्शन उल्टा कर दिया है। असत्य चुनना है, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों हो जाएंगे। सत्य चुनना होता तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, क्योंकि दोनों ही असत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन है जलवाष्प की, बी हीलियम की, सी कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड डी नाइट्रोजन की। तो देखिए हमें लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होती होगी। नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, पर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वो आपकी जलवाष्प की होती है, वाटर वेपर की। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। पर इसको देख लेना, ये क्वेश्चन खूब बनता है। इसके अलावा कार्बन देखो जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन प्रमुख गैसें हैं। ज़्यादा पूछेगा तो जलवाष्प की हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन ए एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका, बी ओकावांगू द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, थर्ड एबिसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही सुमेलित है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों, बी सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर तीनों ही सही हैं। एबिसीनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका, ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका, ये तो पता ही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगुलहास बेसिन स्थित है। ऑप्शन है हिंद महासागर में, बी आर्कटिक महासागर में, सी प्रशांत महासागर में, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित एक समुद्री बेसिन है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि यानी कि हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता। ऑप्शन है स्पेन, बी तुर्की, सी जॉर्डन, डी सीरिया। ठीक है, देखो ये भी खूब क्वेश्चन आता है। तो भूमध्य सागर दक्षिण में अफ्रीका यानी सबसे नीचे साउथ में, उत्तर में यूरोप ऊपर एवं पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा है। ठीक है, इसकी सीमा लगभग 21 देशों से मिलती है।
जिससे नहीं मिलती वो आपका आ जाएगा जॉर्डन। जॉर्डन से इसकी सीमा नहीं लगती, बट ये देते ज़रूर है ऑप्शन में ज़्यादातर, कन्फ्यूज़ करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना, क्रेडल ऑफ माउंटेन किसने कहा है? ऑप्शन है डेविस, बी हैरी हेस, सी पेंक या डी कोबर। ठीक है, तो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं कोबर के अनुसार भूसन्नतियों यानी पर्वतों का पालना रही है, वलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं पर हुआ है, तो कोबर महोदय ने ऐसा कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? ऑप्शन है कीट, बी मछली, सी मानव या डी मवेशी। ठीक है, तो देखिए जो जैव आवर्धन की प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा प्रदूषकों का संकेंद्रण आहार श्रृंखला के एक जीव से दूसरे जीव में होता है, और क्योंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है जो सभी पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है, अतः मानव में विषैले पदार्थों के संचय की संभावना सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो सी मानव, सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना होती है मानव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? ऑप्शन है टोंगा, बी कुक, सी गिलबर्ट, डी समोआ। ठीक है, तो देखिए पोलिनेशिया के जो प्रमुख देश है टोंगा, समोआ, हवाई, टुवालू, कुक इत्यादि। गिलबर्ट माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर गिलबर्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि 40 to 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। कारण आर कहता है कि 40 to 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, उत्तर आपको पता ही है, फिलहाल वही होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य कह रहे हैं। ठीक है, और अभिकथन ए कारण आर की व्याख्या भी कर रहा है। 40 to 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है क्योंकि 40 to 65 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव रहता, ऊंचाई रहती है, अवरोध नहीं रहते, तो पछुआ पवनों का बहुत अच्छा विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 42 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये स्थानीय पवन है, ये उनके प्रभाव क्षेत्र हैं। ठीक है, ऑप्शन है कारा बुरान, तारिम बेसिन मध्य एशिया, बी ब्लिजर्ड, ब्लिजार्ड भी इसे बोलते हैं, ब्लिजर्ड भी बोलते हैं कनाडा, सी ब्लैक रोलर दक्षिणी अमेरिका या डी सामुन ईरान। ठीक है, ये स्थानीय पवनों के नाम है, ये क्वेश्चन में आते हैं, पहले भी खूब आते थे और अब आते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है पहली बात तो। ठीक है, ब्लैक रोलर आपकी उत्तरी अमेरिका की विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी पवन है। ठीक है, जो ब्लैक रोलर है वो आपकी दक्षिणी अमेरिका में नहीं, उत्तरी अमेरिका में, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही मतलब आंसर हो जाएगा। बाकी और सारे युग्म जो दिए हैं वो सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी चंद्रशेखर या डी चौधरी देवीलाल। ठीक है, ये पहले भी आ चुका, तो चंद्रशेखर उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका जो चंद्रशेखर हैं वो उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। वे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने उप प्रधानमंत्री नहीं रहे पूछा है, तो चंद्रशेखर नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता? ऑप्शन है संप्रभु, बी समाजवादी, सी कल्याणकारी या डी लोकतांत्रिक। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है, जबकि जो कल्याणकारी राज्य है ये आपका डीपीएसपी में है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ये वर्णित है। ऑप्शन है आर्टिकल 55 में, बी आर्टिकल 56 में, सी आर्टिकल 57 में या डी आर्टिकल 58 में। देखिए आपने देखा है ना कि कई बार एक राष्ट्रपति दो कार्यकाल संभालते हैं या 2 बार निर्वाचित हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ये आपके आर्टिकल 57 में वर्णित है। ठीक है,
ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कारण है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, ये पता है ना। तो इन्होंने कहा कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो अभिन्न अंग होते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए, टेस्ट सीरीज से बहुत से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पता चलते हैं। किताब में इस तरीके से कॉन्सेप्ट हर बार बना के नहीं देते हैं। आपको अगर ये नए नए कॉन्सेप्ट पता चलेंगे तो वो टेस्ट सीरीज के द्वारा ही पता चलेंगे। ठीक है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन सेकंड, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। ऑप्शन फोर्थ, मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए, इन्होंने कहा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। ये यहाँ पर वैसे तो गलत है, लेकिन क्योंकि हमें बताना कि सत्य नहीं है तो यही हमारा सत्य नहीं है। वह अधिकतम 1 साल तक नहीं, केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है। ठीक है, 6 माह बाद चुनाव करा लिए जाते हैं। ओके, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल 64 और 89 में दिया गया है। तो आप दोनों चीज़ों को, आर्टिकल को देख सकते हैं, 64 एंड 89 में दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची है, ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। ये संविधान संशोधन की अधिनियम है और ये उसके प्रावधान है। देखिए, ऑप्शन ए क्या है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 10वीं अनुसूची। बी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाना। सी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, नागरिकों की मतदान की आयु 18 वर्ष करना। डी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भाग 9। ठीक है, तो इनमें सही कोड का प्रयोग करके आंसर को बताना है। देखिए, पहली बात, देखो, हमको यहाँ कोड को देखना है। ये आपका जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से भाग 9 को जोड़ा गया है। तो इस तरीके से A1, B2 आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें, ऑप्शन है 14 दिन पूर्व देनी होगी, बी 30 दिन पूर्व देनी होगी, सी 60 दिन पूर्व देनी होगी, या डी 7 दिन पूर्व देनी होगी। ये 60 यानी 60 है और ये 7 है ना। बोलने में वो प्रोनाउंसिएशन सेम लग जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर हमें बताना है, किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को जब आप हटाएंगे या हटाया जाता है विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से, तो इसके पहले उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए वर्ष 1952, बी वर्ष 1954, सी वर्ष 1955, या डी वर्ष 1956। ठीक है, तो प्रथम राजभाषा आयोग, ठीक है, आर्टिकल 344 आपका प्रथम राजभाषा आयोग के बारे में बात करता है या उपबंध करता है। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया था वो बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया है। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल रहता है तो उसमें ये लोग भाग लेते हैं निर्वाचित। ठीक है, ऑप्शन ए 1990 में, 1990 में, बी 1989, सी 1969, या डी 1992।
ठीक है। तो 17वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करें। ऑप्शन है आर्टिकल 249, बी आर्टिकल 109, सी या थर्ड आर्टिकल 312 या 312 या फोर्थ आर्टिकल 110। ठीक है, तो इनमें से कौन सा से आर्टिकल या अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, राज्यसभा को देखिए, आपको पता ही है कि 312 के द्वारा राज्यसभा चाहे तो 2/3 के बहुमत से एक नई अखिल भारतीय सेवा को सृजित कर सकती है ना, ये तो पता ही है। तो 249 के अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित विषयों को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने तथा 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन करने का विशेष अधिकार प्राप्त है ना। तो सी ऑप्शन आपका फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन है वन, झील, नदी तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा करना। बी देश की प्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करना। सी राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। डी मतदान करना। मूल कर्तव्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, मतदान करना आप जो दिया है यहाँ पर संविधान में, तो संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों राष्ट्र ध्वज एवं सबका आदर करना, ये सभी हैं। लेकिन जो ये है ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उनका क्या, नागरिकों का। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। ऑप्शन है आर्टिकल 13, बी आर्टिकल 223, सी आर्टिकल 19 या डी आर्टिकल 32 या 32। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद या आर्टिकल 13 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकती हैं। ठीक है, और आपका जो न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। तो इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है और हमें ये न लग के हमें बड़े बड़े आर्टिकल लगते कि इनमें से शायद कोई एक होगा, बट जब रिवीजन रहता है तो फिर सही से आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में या आर्टिकल में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 106, बी आर्टिकल 368, सी आर्टिकल 55 या डी आर्टिकल 162। ठीक है, तो आपका जो आर्टिकल 106 है, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते में संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है धर आयोग जून 1948, बी जेवीपी समिति दिसंबर 1949, सी फजल अली आयोग दिसंबर 1953 या डी राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगस्त 1956। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो देखो, संविधान में तात्कालिक उपयोगिता के आधार पर राज्यों का श्रेणीवार बंटवारा किया गया था, परंतु देश के विभिन्न भागों में विशेषकर दक्षिण से राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने की मांग बढ़ने लगी थी। जब देश आज़ाद हुआ था, तुरंत की बात है, तो सरकार ने उस समय पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। ठीक है, जिसमें धर आयोग आपका 1948, जेवीपी समिति 1948, फजल अली आयोग 1953 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है, बी आपका जो 49 है ये नहीं होगा, 1948 ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है। ऑप्शन है इसका तात्पर्य है कि मंत्रियों से सूचना एकत्र करना, बी इसका तात्पर्य है बजट प्रस्तावों में कटौती करना, सी इसका तात्पर्य है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव के बारे में बात हो रही है। देखिए, जो स्थगन प्रस्ताव है उसका कार्य तो यही है कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। ठीक है, और स्थगन प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव होता है।
यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे अभी मणिपुर में दुर्घटना घटी, उस पर अगर ध्यान आकर्षित करना है तो स्थगन प्रस्ताव उस पर लाया जा सकता है, ठीक है। निंदा की जा सकती कि हाँ सरकार ने बात नहीं की, इस तरीके से अगर इस तरीके के कोई बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दे हैं तो उन पे इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। बी, सेकंड, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, खरीद मूल्य PP तथा आवंटन मूल्य IP का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देती है। कौन? CACP, ठीक है। थर्ड है कि केंद्र सरकार इनकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है। तो इनमें से ऑप्शन ए केवल 3 सत्य है, बी फर्स्ट और थर्ड सत्य है, सी केवल सेकंड सत्य है, या डी उपरोक्त सभी सत्य हैं, ठीक है। ये हमें बताना है। तो कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के लिए खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिलहाल हमारा जो ऑप्शन है वो केवल सेकंड सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों के महत्व पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है 2002-03 में, बी 2003-04 में, डी 2004-05 में, या डी 2006-07 में, ठीक है। विदेश व्यापार में किस कृषि निर्यातों की महत्ता पर, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना वर्ष 2004-05 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य फलों, वनस्पतियों, फूलों तथा लघु वानिकी उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहन देना, जैसा कि हर साल सरकार करती है और कोशिश रहती है सरकार की, है ना। जितना ज़्यादा निर्यात करेंगे उतना ज़्यादा विदेशी पैसा आएगा, भारत में डॉलर आएगा और उतनी ज़्यादा समृद्धि बढ़ेगी। एक नॉर्मल घर से भी सोचो कि जितना ज़्यादा हम अपनी सेवाएं, अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट सोचते हैं सेल होंगे, उतना ही हमें पैसा आएगा और उससे हमारी अच्छे से जीवन निर्वाह होगा। तो ऐसा सरकार भी करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी खूब आता है। नेक्स्ट है कि लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी उत्तर प्रदेश, या डी तमिलनाडु। देखो, ये 2 प्रकार से आता है और कंफ्यूज भी कर देता है, आंसर गलत हो जाता है। लोकायुक्त का जो अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य वो तो आपका ओडिशा है, ठीक है। लेकिन जो इसका पद सृजित करने वाला, ओडिशा ने 1970 में अधिनियम पारित किया और 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त पद का सृजन किया गया, ठीक है। तो ये अधिनियम पारित करने वाला ओडिशा पहला और लोकायुक्त का पद जो सृजित किया गया वो महाराष्ट्र द्वारा। तो दोनों में ध्यान रखना है, ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और आंसर कई बार गलत हो जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों पर विचार करें, ये राज्य हैं और ये इनके गठन के वर्ष हैं। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश 1987, बी गुजरात 1960, थर्ड गोवा 1985, 4 मिजोरम 1987, ठीक है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है केवल थर्ड, बी थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट, डी सेकंड और फोर्थ, ठीक है। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश आपका 20 फरवरी 1987, गुजरात 1 मई 1960, गोवा 30 मई 1987 और मिजोरम 20 फरवरी 1987। 3 राज्यों का सेम टाइम है, ठीक है, मिजोरम, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। तो आपको जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका गोवा, यानी कि ए केवल सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन है निवेशित पूंजी द्वारा, बी टर्नओवर द्वारा, सी विद्युत की खपत द्वारा, या डी उपरोक्त सभी द्वारा, ठीक है। देखिए, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण, जो पूंजी लगती है, इसके बाद में बिजनेस बढ़ने के बाद जो टर्नओवर होता है, साथ में विद्युत की खपत, यानी कि सभी के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे ही किसी बिजनेस या उद्योग के बारे में पता चलता है कि वो कैसा चल रहा है। नेक्स्ट है
नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। कारण आर कहता है कि मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। तो नीचे दो कूट दिए गए उनसे आंसर बताना है। देखिए, तो दोनों का ही जो कथन और कारण है वो फिलहाल आपका सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं और अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या भी करता है। मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है क्योंकि मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के ऑप्शन ए क्रम से है, बी स्थिति से है, सी क्रम एवं स्थिति दोनों से है या डी इनमें से किसी से नहीं है। ठीक है, तो सामान्य अर्थों में मुद्रास्फीति यह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य घटता है और मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये विषय हैं और ये संबंधित अनुच्छेद हैं। ए प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 का, बी समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, सी परिसीमन आयोग का गठन आर्टिकल 81, डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है।